Hey guys, what's up? कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द रेड रोज कोचिंग कॉर्नर। दिस इज इंजीनियर सचिन राज और गाइस आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये हमारा बेसिकली क्लास 10th का एक चैप्टर है और क्लास 12th में भी हमें पढ़ना है जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एक चैप्टर नंबर 5, तो वहाँ भी आप लोग इन चीज़ों को ही पढ़ेंगे दोबारा से। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि चैप्टर है क्या चीज़। सबसे पहले जब हम बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर हमें क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। एलिमेंट्स का मतलब तो सबको पता होगा, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है जब हम किसी चीज़ को क्लास में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चा जो है हर क्लास में डिवाइडेड होता है। वैसे ही अगर कोई जॉब भी करते हैं तो हम वहाँ देखते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी होता है ना। ए ग्रुप का है या क्लास कैसा है, AC का क्लास कैसा है, स्लीपर का है, मतलब ट्रेन्स में भी हमारे पास कार होते हैं, इकोनॉमिक चेयर है या फिर जो भी है। तो वहाँ पर हम लोग चेक करते हैं क्या कि कोई भी चीज़ की क्लासिफिकेशन हमने कर रखी है। अब ये क्लासिफिकेशन क्यों करी हुई है? अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक स्कूल है या फिर हमारा एक कोचिंग सेंटर है। अब यहाँ पे हमारे पास 10th का बच्चा भी आ रहा है, 5th का बच्चा भी आ रहा है, 4th का भी बच्चा आ रहा है, 12th का भी बच्चा आ रहा है। तो हमने क्या किया, इन सारे बच्चों को अलग अलग क्लास में डिवाइड किया। अब ऐसा तो नहीं है कि 10th का बच्चा बैठा हुआ है यहीं पर LKG के बच्चे को भी बिठा करके मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, होता है ऐसा? नहीं होता है। तो अब हमने 10th के बच्चे को 10th क्लास में बिठाया, UKG के बच्चे को UKG में बिठाया, फर्स्ट के बच्चे को फर्स्ट में बिठाया। अब ऐसा क्यों बिठाया? ताकि मैं उसकी नॉलेज को जान सकूं, ताकि वो बच्चा अपने क्लास में क्या समझना है, क्या पढ़ना है, उसको वो जान सके। वैसे ही यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, आज हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट्स जो है इनको हमने अरेंज किया हुआ है। ठीक है, 118 एलिमेंट्स के लिए स्पेस है, अरेंज किया हुआ है। क्या ये 118 एलिमेंट एक ही दिन में आ गए थे? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे कोचिंग सेंटर में अगर सपोज 50 का स्ट्रेंथ है या 100 का स्ट्रेंथ है, तो क्या 100 के 100 बच्चे डे 1 आ गए थे? या फिर किसी स्कूल में अगर 2000 बच्चे तो पहले दिन तो 2000 नहीं आए होंगे, थोड़ा टाइम लगा होगा कि हाँ पहले दिन 100, दूसरे दिन 200, 500 ऐसे करते करते दे हैव इंक्रीज। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो 118 के 118 एलिमेंट्स एक ही दिन नहीं आए थे। अब धीरे धीरे एलिमेंट्स आने लग गए। अब मान लो कि कोई 2 बच्चा आता है तो एक को आगे कर देंगे, एक को पीछे कर सकते हैं, एक को लेफ्ट कर सकते हैं, एक को राइट कर सकते हैं। अगर उनको अरेंज करना है तो मैं बोलूँगा खड़े हो जाओ। तो अगर किसी मान लो 2 बच्चे को प्रसाद देना है तो या 10 बच्चे को देना है तो 10 को मैं लाइन में लगा दूंगा। अगर सपोज वहीं 50 बच्चे होंगे तो 50 को तो ऐसे लाइन लगाऊंगा नहीं, कैसे करूँगा? सीधे। मतलब मैंने उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है ताकि मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेरे लिए मिठाई बांटना आसान हो जाए। ताकि 50 बच्चे ऐसे लाइन में लगेंगे तो हाँ बस पता लगेगा। तो फिर मैं बोलूँगा हाइट वाइज लग जाओ, एक पैरामीटर लगाऊंगा। अब ऐसा ना होना कि बड़े बड़े दिख रहे हैं, मैं ऐसे ऊपर से सिर काउंट करूँ 1 2 3 4, पता लगा 2 टिंगू बीच में रहेंगे छोटे छोटे बच्चे। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, हाइट वाइज लगा दिया ताकि नजरें सब पे पड़ी रहे कि हाँ कितने हेड्स मुझे दिख रहे हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हमने एलिमेंट्स को भी कुछ उसी तरीके से अरेंज किया कि उसकी प्रॉपर्टीज को जान सके, उसके बारे में जान सके कि वो है कैसा, उसका बिहेवियर कैसा है, कैसा बिहेव करता है, या फिर उसकी और भी इंटरनल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या चीज़ है, कलर कैसा है, स्मेल के आधार पर, कलर के आधार पर, मेटालिक नेचर के आधार पर, मतलब कुछ ना कुछ दिमाग लगाने लग गए। तो अलग अलग साइंटिस्ट है। और पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटेशंस। पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटेशंस, यानी कि हमने एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको उसके अकॉर्डिंग ही रिपीट करते रहेगा। तो चलो बहुत आराम से हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो अब समझ में आ गया होगा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। हमने एलिमेंट्स को पीरियड्स में क्लासिफाई किया, ग्रुप्स में भी और पीरियड्स में भी। लेकिन जो एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया, इसको क्लासिफाई करने के लिए एकदम से एक दिन में हमारा सारा का सारा क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा क्लासिफिकेशन हुआ। समझ आ गया? अब यहाँ पर हमें चीज़ से क्या समझना है, कोई एलिमेंट जो था स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन अटेम्प्ट किया, यानी कि अर्ली अटेम्प्ट की इन साइंटिस्ट ने कैसे कैसे किया। समझ में आ रहा है सबको? अभी तक तो बस ये है कि चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए कि चैप्टर है क्या चीज़। तो ये चैप्टर का मीनिंग सबको क्लियर हो गया कि एलिमेंट्स को हम लोगों ने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया। क्यों क्लासिफाई किया? ताकि उस एलिमेंट को अच्छे से पढ़ सके, उसके बारे में अच्छे से जान सके, ताकि उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। क्लियर? नाउ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला अटेम्प्ट हम जो पढ़ते हैं वो है हमारा डोबेर्नियर का। डोबेर्नियर एक ऐसा बंदा था, इसने ट्राइड्स बनाया, इसीलिए हमने लिख दिया डोबेर्नियर का ट्राइड, यानी डोबेर्नियर्स ट्राइड। अब ट्राइड का मतलब क्या होता है? ट्राइड मतलब सबको पता है 3 है। तो इसने क्या किया, इसने 3 ट्राइड बनाया, ट्राइड फर्स्ट, ट्राइड सेकंड और ट्राइड थर्ड।
अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया? अब यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को हमने कैसे अरेंज किया? यहाँ पर उन्होंने 3 एलिमेंट को अरेंज किया। एक लिथियम लिया, एक सोडियम और एक पोटेशियम, एक कैल्शियम, एक स्ट्रोंशियम और एक बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। 9 एलिमेंट उसको मिले थे, 9 को उसने इस तरीके से अरेंज किया। अब किसी भी चीज़ को जब अरेंज करते हैं तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमने, अब जैसे मान लो स्कूल में बच्चों को मैंने लगाया तो मैं आराम से बता सकता हूँ कि हाँ मैंने इस बच्चे को एलकेजी में क्यों रखा, मैंने इस बच्चे को 5th में क्यों रखा, मैंने इस बच्चे को 10th में क्यों रख सकता। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग. Similarly, whenever the scientists were trying to arrange a certain element, they had some logic, and that logic was supposed to be explained to the other people. Now, when people ask कि भाई कैसे arrange किया तुमने, क्या basic concept है, what is the basic logic behind this arrangement? Then he said, if you take the first element, if you take the third element, and take the masses of this first and third element, and if you will take the atomic masses average, then you will find the mass of the middle element. यानी कि अगर हम पहले एलिमेंट का मास लें और हम तीसरे एलिमेंट का मास लें, दोनों एलिमेंट्स के मासेस का, एटॉमिक मासेस का अगर हम मीन निकाल लें, तो मीन निकालना बहुत इजी है। क्लास 9th में भी हमने पढ़ा है कि मीन हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 4 नंबर है A, B, C और D, तो अपन क्या करते हैं, चारों नंबर को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई 4 कर देंगे। मतलब ये सिंपल तरीका है जो हम लोगों ने मीन निकाला, या अर्थमेटिक मीन इसको बोलते हैं, AM, या एवरेज निकालना हमें पता होगा। अब यहाँ पर भी 2 चीजें, लिथियम का मास कितना था, लिथियम का मास 7, पोटेशियम का मास 39 और सोडियम का मास हमें पता है कितना है 23। तो लेट्स चेक कि इन दोनों का एवरेज लेने पे कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिथियम का मास प्लस सोडियम का, पोटेशियम का मास जब डिवाइड बाई 2 करेंगे, क्योंकि 2 मास को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस 39 डिवाइड बाई 2, यानी कि 46/2, विच इज नन अदर देन 23, और 23 यहाँ पर मास आ गया। ऐसे में यानी कि इसने बोला था कि कोई भी ट्रायड में, किसी भी ट्रायड में, इन एनी ऑफ द ट्रायड विच ही कंसीडर्ड, इफ यू टेक द एटॉमिक मासेस एवरेज एंड मासेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट इन ईच ट्रायड, हर ट्रायड में फर्स्ट एलिमेंट का और थर्ड एलिमेंट का अगर हम अरिथमेटिक मीन ले लें मासेस का, तो हमारा जो मिडिल वाला एलिमेंट का मास है वो वाला आएगा। यानी कि यहाँ का लॉजिक समझ में आया। इसका लॉजिक सिंपल है कि पहला वाला एलिमेंट लो, तीसरा वाला एलिमेंट लो, दोनों का जो एवरेज लेंगे बीच वाले का मास आ जाएगा। गॉट इट? उसी तरीके से यहाँ तो एग्जैक्ट आ गया ऑलमोस्ट। एक्चुअली इसका 7 नहीं होता है, इसका 3.9 होता है, इसका 23 नहीं होता, 23 पॉइंट समथिंग होता है, इसका भी 39.1 होता है। तो जा करके हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पता है। अब यहाँ पर इनका भी जो है, जो भी मासेस है, कैल्शियम का फॉर एग्जांपल, कैल्शियम का मास कितना है 40, बेरियम का 137, स्ट्रोंशियम का समवेयर अराउंड 88.5, ठीक है 88.5। तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग दोनों का मास, सेकंड ट्रायड में देखते हैं। तो कैल्शियम का मास प्लस बेरियम का मास डिवाइड बाई 2, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का मास और थर्ड एलिमेंट का मास डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 प्लस 137 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 177 डिवाइड बाई 2, 2 8 जा 16, 1 8 2 8 जा 16, 102.5, 88.5, ऑलमोस्ट 88 होता है, तो 88.5 हमारा आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ ही जा रहा है। तो इसने यही लॉजिक दिया था कि अगर आप वैसे थर्ड का ट्राई कर लेंगे 35.5, इसका 80 के अराउंड आना चाहिए, इसका 127 कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसने यही बोला था कि अगर किसी भी ट्रायड में फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के मासेस का आप एवरेज लेंगे, तो बीच वाले एलिमेंट का मास आ जाएगा। अब एग्जाम में अगर आ गया तो एक्सप्लेन डोबेनेस ट्रायड क्या करेंगे, आप वहाँ पे पॉइंट वाइज लिखेंगे कि इन अकॉर्डिंग टू डोबेनेस ट्रायड ही अरेंज्ड 9 एलिमेंट्स इन 3 ट्रायड्स। काम खत्म। सेकंड पॉइंट, इन ईच ट्रायड देयर वर 3 एलिमेंट्स। क्लियर? थर्ड पॉइंट, according to his basic principle of arrangement, he said the mass of the middle element will be equal to average of the first and the third element in each triad. Fourth point, example 1. Fifth point, example 2. That's it. काम खत्म? इतना लिख सकते हैं सब लोग? किसी को कोई डाउट नहीं आता तो पूछो। आपको भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है सबको? पक्का? तो ये है इसके बारे में। अब इसके अलावा आप बुक रीड कर लेना एक बार, एनसीईआरटी बुक। अब ये है टॉपिक, अगर आज मैंने करा दिया तो इसको बुक रीड कर लेना। इसके अलावा कुछ दिया नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ क्या पता मिस हो गया तो तुम कवर कर लेना। वैसे मेरे को पता है कि यहाँ कुछ मिस हो नहीं रहा है, अगर समझ गया तो हो गया, काम खत्म। क्लियर?
ये 12th में भी पढ़ना है, अगर 12th किसी को साइंस लेना होगा तो 12th में भी ये पढ़ना है हमें, समझ में आ गया? तो इसको भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मिटा दो इसको। अब इसके बाद से हमारे पास जो सेकंड साइंटिस्ट है जिन्होंने अरेंज किया, अभी इन्होंने तो 9 ही एलिमेंट्स को अरेंज किया, बाकी एलिमेंट्स को अरेंज, बाकी एलिमेंट धीरे धीरे डिस्कवर हुए। अब जब ज़्यादा एलिमेंट्स आ गए तब उनको और अच्छे तरीके से अरेंज करने के लिए दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था न्यूलैंड्स, उस बंदे का नाम था न्यूलैंड्स। देखो नाम भी क्या क्या रखा हुआ है, न्यूलैंड्स लॉ, नया जमीन और ऑक्टेव। हिंदुस्तान में न्यूलैंड्स कब रखते, जब हमारे घर में नया जमीन कोई खरीदता और उसी दिन बेबी हो जाता तो हम लोग नाम रख देते न्यूलैंड्स, चलो है ना, आ जाता है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्ट का मतलब 8, तो इसको हिंदी में हम कहते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम। लॉ मतलब नियम, ऑक्टेव मतलब अष्टक यानी कि 8। तो 8 से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इसने लॉ लगाया, मतलब कुछ रूल लगाया हुआ है। क्या रूल लगाया हुआ है, तो पहले इसके टेबल को देखते हैं। तो न्यूलैंड्स ने क्या, ठंडा लग रहा है, न्यूलैंड्स ने क्या किया, यहाँ पे 56 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। अब ठीक है, अब न्यूलैंड्स ने यहाँ पर क्या किया, ही अरेंज्ड 56 एलिमेंट्स। और कॉन्फिडेंस देखो बंदे का, इस बंदे ने ये कह दिया कि ओनली 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करता है, यही एग्जिस्ट करता है। इतना ही नहीं, इसके बाद ये भी बोल दिया कि कोई फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर होगा ही नहीं। मतलब जैसे यही हो गया, मान लो मैं स्कूल चला रहा हूँ, मैंने बेचारा 9 बच्चों से 56 बच्चे तक तो हो गए। अब जो 56 बच्चा किया वो बंदा कह रहा है कि ना 57वां नहीं आएगा एडमिशन स्कूल में, गारंटी मैं दे रहा हूँ, तब तो मैं दुखी हो जाऊंगा। वैसे ही जब इसने बोला तो बाकी रिसर्चर जो थे वो पैनिक, उनके हालत खराब हो गई, भाई साहब ये क्या हो गया, हम इतनी से मेहनत कर रहे हैं, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, ये आगे 56 का 56 दिखा गया। तो यहाँ पर इसने जो सबसे बड़ा पॉइंट ये बोल दिया कि दुनिया में 56 एलिमेंट ही होते हैं और इन 56 के 56 एलिमेंट को मैंने एडजस्ट या एकोमोडेट या फिर अरेंज कर दिया। अब लोगों ने पूछा कि भैया किस बेसिस पे आपने अरेंज किया, अब इसने पूछा कि किस बेसिस पे आपने अरेंज किया। तब यहाँ पर लोगों ने पूछा कि भाई मैंने जिस बेसिस पे अरेंज किया वो बहुत सिंपल है। उसको ना मतलब हारमोनियम में जाने का शौक होगा शायद, या सारे गामा सीखता होगा, सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा सा रे गा मा गा मा पा धा नी धा नी सा नी दा नी धा पा। पढ़े हो तुम लोग म्यूजिक बचपन में? नहीं पढ़े हो, पता नहीं, मैं 2-3 में पढ़ा हूँ, सबको याद है मेरे को। तो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है सारे गामा। तो इसने क्या किया, इसने सारे गामा के बेसिस पे कुछ अरेंज किया, सा रे गा मा, याद है कि नहीं सबको, प धा नी सा। बचपन में अगर म्यूजिक क्लासेस करा होगा तो पक्का पहले यही पढ़ाते हैं कि सारे गामा कुछ होता है, सुना तो होगा कम से कम, सारे गामा तक तो याद होगा, बाकी प धा नी सा याद हो जाएगा अपने आप, हो जाएगा ना याद, जिसको नहीं याद है पक्का रणदीप। अब देखो सा रे ग म प ध नी सा, यानी कि पहला भी सा है और लास्ट भी, शुरू भी तुमसे और अंत भी तुम पे, दुनिया यही खत्म थी इसकी, ठीक है, आगे इसकी दुनिया गई नहीं। देखते हैं इस दुनिया में हुआ क्या। इसने क्या किया, 56 एलिमेंट को जो अरेंज किया, इसने लिया हाइड्रोजन, इनर्ट गैसेस को अपने टेबल में अरेंज नहीं किया। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, सा, हमें फिर वापस यहीं पे आ जाना है, सा रे गा मा पा धा नी, और सा यहीं पे आना है। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन नहीं लेना है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, आर्गन को छोड़ना है, इनर्ट गैसेस को नहीं अरेंज करना, कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद फिर कुछ एलिमेंट्स इसने अरेंज किए थे। तो वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके 10th में कैल्शियम तक ही पढ़ना है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, इसने एलिमेंट्स को तो अरेंज कर दिया, टेबल बना सकते सब लोग, बस याद रखना है कि वही हमें 20 तक लिखना है, जिसमें इनर्ट गैस को गायब कर देना है। सबको 1 से 20 याद है ना, एक ही को याद है, बाकी याद है सबको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एलिमेंट्स को जो अरेंज किया, उसने बोला कि जिस तरीके से म्यूजिक में फर्स्ट वाला सा है और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8
8 पे भी सा है। वैसे ही अगर आप कोई भी इसमें एलिमेंट को सिलेक्ट करें, अगर वो फर्स्ट एलिमेंट है तो उसके बाद जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट के जैसा ही होगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट he said that in his table of arrangement the every eighth element would show the similar property that of to the first element. यानी कि first element और eighth element will show the similar property just like the musical notes of sa re ga ma, the first sa and eighth sa becomes same. Understood? जिस तरीके से म्यूजिक में सारे गामा में पहला सा और 8वां सा सेम हो जाता है, ठीक उसी तरीके से इसके टेबल ऑफ अरेंजमेंट में भी पहला एलिमेंट का और 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लिथियम को ले लूं, ठीक है, तो यहां से सारे गामा स्टार्ट करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो यहां पर नेक्स्ट सा कहां पे है, सोडियम पे। तो लिथियम बहुत सॉफ्ट मेटल है, चाकू से काट सकते हैं। पोटेशियम को भी चाकू से काट सकते हैं। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 2-1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2-8-1 जो आज भी हम देख रहे हैं सिमिलर है। इसके लास्ट में भी 1 यानी कि +1 वैलेंसी, इसके लास्ट में भी 1 यानी कि +1 वैलेंसी। बस साइज का फर्क है, लेकिन बाकी प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी सब सेम है, नेचर भी सेम है, सॉफ्ट मेटल। वैसे ही यहाँ से सा स्टार्ट करोगे तो सा रे गा मा पा धा नी सा। पोटेशियम का 2-8-8-1, इसकी भी +1 वैलेंसी, यानी कि इसकी सिमिलरिटी इससे, इसकी सिमिलरिटी इससे। अगर वैसे ही यहाँ से स्टार्ट करो बेरिलियम, सा रे गा मा पा धा नी सा Mg, तो 2-2-2-8-2, इसकी भी 2 वैलेंसी, इसकी भी 2 वैलेंसी, दोनों मेटल्स। अगर कार्बन से स्टार्ट करें तो इसके नीचे सिलिकॉन आएगा, तो इसके लास्ट में 1 2 3 4, इसके लास्ट में 2 3 4, 2-8-4 और उसका 2-4, यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज जो है सेम हो रही थी। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा था। दूसरा इसमें सबसे बड़ी गलती क्या गई, इसकी जो कैल्शियम के बाद वाली प्रॉपर्टीज थी वो प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर X एलिमेंट था, तो इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो प्रॉपर्टी मैच ही नहीं कर रही थी। यानी कि यहाँ पर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम नहीं हो रहा था। यानी कि इसने कह दिया कि कैल्शियम के बाद पूरे 56 एलिमेंट में मेरा रूल लगेगा, क्या, सारे गामा वाला, यानी एवरी 8th एलिमेंट। बट इन एक्चुअलिटी जो रियलिटी था उसके अंदर हमने देखा क्या कि कैल्शियम के बाद उसका जो लॉ था वो फेल हो गया, यानी कि हिज लॉ क्लियरली फेल्ड आफ्टर कैल्शियम। तो 2-3 डिमेरिट समझ में आ गया। पहला तो इसने बोल दिया 56 ही है, दूसरा इसने जो अरेंज किया, जो कॉन्सेप्ट दिया वो कॉन्सेप्ट ही फ्लॉप हो गया, और तीसरा इनर्ट गैस को उसने डाला ही नहीं। बाकी इसने क्या किया ये भी लिख सकते हैं, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। बुक पढ़ना है अपने शब्दों में, बस ग्रामेटिकल एरर्स अपने चेक करना। अब तुम सोचोगे कि इसका नोट्स लिखवाया हुआ ना, पहले मैंने एक बार पूरा इस चैप्टर का नोट्स लिखवाया हुआ, बाकी जितना बताया मैंने रनिंग नोट्स ले सकते हो। हम लोग के क्लास में जब हम पढ़ते तो कोई नोट्स नहीं लिखवाता था, 8th के बाद नोट्स बंद, टीचर लिखाते ही नहीं था, अलाउ ही नहीं था। हम लोग अपने से रनिंग नोट्स लेते थे, हमारी 3-3 नोट्स होती थी, क्लास वर्क जिसमें वर्क मिलता था और रनिंग नोट्स। जब टीचर पढ़ाएगा पेन ऐसे चलेगा, तो हम लोग खुद से नोट किया करते थे साथ साथ पैर में। तो यहाँ पर वैसे ही अगर किसी को डाउट होगा तो तुम्हारे लिए तो सबसे अच्छी बात है कि वीडियो भी बना हुआ है, रात के 12 बजे मन तो 12 बजे पढ़ो, 24 घंटे सपोर्ट है तुम्हारे पास। फिर भी अगर डाउट आता है तो कोई पूछता है तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर? और बहुत अच्छी बात है कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तुम लोग क्यों बना रहे हो, तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं वो 10th में, 11th और 12th में, लेकिन बना रहे हो। छोटा छोटा आ सकता है, बस क्लोरीन और ब्रोमीन वाला जैसे बताया था ना, क्लोरोब्यूटेन ब्रोमोब्यूटेन, लेकिन जो तुम फास्ट वाला बना ले रहे हो आज, वो तुम्हें 11th-12th में यूं लगेगा केमिस्ट्री, तुम अरे यार क्या लॉलीपॉप बेकार हम कर रहे थे, और 12th वालों की हालत खराब होगी तुम्हारी क्लास में, और तब तुम तेज बनोगे। पक्का लिख के रखो इस चीज़ को। तो इसीलिए ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए सबको, इनके बारे में नोट्स बना के लाएंगे कल सब लोग, दोबारा से पक्का लिख करके लाना है, दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट्स, न्यूलैंड्स वाले पे भी और नोबेलियर्स वाले पे भी। तो कल की क्लास में हम लोग मेंडलीव्स वाला करेंगे, ठीक है, और परसों मॉडर्न प्रेडिक्टेबल करके वाइंड अप कर देंगे। और या तो मेंडलीव वाला भी हम लोग जो नेक्स्ट हाफ में क्लास चलेगा ना 4:30 से, तो मैं करा दूँगा, ठीक है। अगर मूड होगा तुम लोग का पढ़ने का तो 4:30 to 5, आज तो मैंने ले लिया, लेकिन मेरा टाइमिंग 4:30 to 5 मैंने कल बता दिया, 4:30 से 5। आज भले बेशक क्लास नहीं लिया, कल से लूँगा, ठीक है। तो अगर आज पढ़ना हो तो बता देना, मैं आज करा भी दूँगा, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर सबको? तो गाइस अगर आप में से भी किसी को भी कोई डाउट होगा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स में या फिर डोवेलेट ट्राइड्स में, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा। और भी बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स पर मैं वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।